ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन पीआर पब्लिकेशन। तो ये इकोनॉमिक्स के मे बी फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम पूरे बिजनेस साइकिल को पढ़ने वाले हैं। अब इस पूरे उसमें जनरली हम ये जानेंगे कि कौन कौन से जो टर्म हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में रहते हैं, जैसे डिप्रेशन है, रिकवरी, बूम, रिसेशन, ये क्या होते हैं। ऑलमोस्ट सभी जो टर्म हैं सिमिलर हैं, इस पर कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट कोविड-19 के बेसिस पर इस बार एक टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, उसके कारण क्या हैं और उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। मे बी एक दो लाइन स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा, बट इसको हम पूरे चैप्टर को उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें समहाउ सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बस कहाँ पर इकोनॉमी कम हो रही है, कहाँ इकोनॉमी ज़्यादा हो रही है, बस उसका कॉन्सेप्ट समझना है। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन। तो ये हमारा जो प्राइमरी चैनल है, तो यहाँ पर डेली के बेसिस पर द हिंदू एनालिसिस हम करते हैं। डेली के बेसिस पर एक मेंस आंसर राइटिंग का एनालिसिस करते हैं, उसका सेल्फ इवेल्युएशन भी यहाँ पर डेली लाइव आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है। ओके नाउ आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज़ में मिलता क्या है, बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट आप करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप करनी है। ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का, जिसमें पूरे 1 साल तक डेली द हिंदू के करंट अफेयर नोट्स मिलते हैं, NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, फ़ोन गाइडेंस और आंसर राइटिंग आपको करवाई जाती है। उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। जैसे UPSC पेड ग्रुप डिस्कशन में यहाँ डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग जितने भी मेंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे। 700 से ज़्यादा मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं। स्टडी मटेरियल में डेली के बेसिस पे और मंथली मैगजीन द हिंदू की डेट वाइज मंथली मैगजीन आपको मिल जाती है। बजट एनालिसिस, तो जितने भी मटेरियल होता है यहाँ पर आप एक्सेस कर पाते हैं। करंट नोट्स में डेली के बेसिस पे, ये सब ईयरली प्लान में मिलता है, ठीक है। डेली के बेसिस पे जो नोट्स होते हैं प्रीलिम्स के बेसिस पे वो आपको मिल जाते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में अगर कोई सपोज वाकया हो जाता है, जैसे अभी कोविड-19 का एग्जांपल लेके चलूँगा। कोविड-19 के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डामाडोल हुई और उसके बेसिस पे एक टर्म आया टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन हुआ तो उस टर्म का मतलब क्या है, और ऐसे ही सिमिलर कंडीशन बहुत सारी इकोनॉमी में हमें देखने को मिलती है। या तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत हद तक ज़्यादा जाती हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत हद तक कम हो जाती है। तो उसी के बेसिस पर बहुत सारे टर्म होते हैं। बूम क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इसलिए ये टर्म यूज़ किए जाते हैं। ओके, बूम और डिप्रेशन के बीच में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, जैसे स्टैग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन, रिकवरी, ये सब पीरियड आते हैं। बट एक्चुअल में आपसे ये नहीं पूछेगा इसके बीच में कौन से टर्म है, ये सब आपसे जो है बताया जा रहा है। जनरली इसी पूरे टर्म को जब इकोनॉमी एक्टिविटी फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, और इसके बीच में बूम, डिप्रेशन, स्टैग्नेशन, स्लो डाउन आना, इसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो यही है कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। तो बहुत सिंपल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अचानक से ऊपर जाना, नीचे जाना, बीच में कुछ होना, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन आना, और उसी साइकिल को क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। एक एक करके सभी टर्म को जानते हैं और आपके लिए जो सही है वो हम इसमें आपको पढ़ाते हैं। डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बार आया हुआ है, 1929 का डिप्रेशन। अब हर एक चीज़ जो हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये जानेंगे कि अगर डिप्रेशन आ रहा है तो क्यों आया और उसके ट्रेट क्या हैं। ट्रेट का मतलब विशेषता क्या है, कि हाँ हम कैसे पहचानेंगे कि यस डिप्रेशन आया हुआ था। ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे डिप्रेशन हम कहेंगे 1929 में आया, इसके जो मेजर ट्रेट्स हैं कि आपको पता कैसे लगा कि डिप्रेशन आया है, तो हम कहेंगे अगर इकोनॉमी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसे डिप्रेशन कहेंगे। ओके, जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इन्फ्लेशन जो भी महंगाई है वो भी नीचे आ जाए, डिमांड भी कम हो जाए, इन्फ्लेशन भी घट जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, बिजनेस गोइंग। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, बिजनेस को देखिए 3 चीज़ें हो जानी। मैंने कहा डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जानी,
इन्फ्लेशन महंगाई भी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे डिप्रेशन आया हुआ है। तो डिप्रेशन में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रीलिम्स में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो नहीं, डिप्रेशन में इन्फ्लेशन बीइंग कंपैरेटिवली लोअर और एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड वाली जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो डिप्रेशन में देखने को मिलती हैं। ये सिर्फ एक बार ही हमें देखने को मिला है अभी तक पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर 1929 में। अब इसके वजह से कभी भी डिप्रेशन आता है तो सिंपल सी बात है, हर बिजनेस चाहता है कि यार कोई भी इंडस्ट्री होगी या बिजनेस फील्ड है वो नहीं चाहेगा कि हमारा जो काम है वो रुक जाए। तो सिंपल सी बात है यार, अपने काम को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, फोर्स लेबर कट करते हैं। ओके, फोर्स लेबर कट करते, कहने का मतलब कुछ लोगों को काम से निकाल देना, कुछ लोगों की पगार कम कर देना, ये कुछ एक्टिविटीज़, ये कुछ सॉल्यूशन निकाल सकती है कोई कंपनी अगर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है तो। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में हमें देखने को मिल जाता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, जहाँ पर इस वजह से सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ा। और ग्रेट डिप्रेशन 1929 आने के बाद कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें बाद में देखने को मिले। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना, टेक्निकल रिसेशन, इससे पहले हमने नाम नहीं सुना था। तो टेक्निकल रिसेशन में यही चीज़ें होती हैं कि हम कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं इकोनॉमी में जिसका जो इम्पैक्ट होता है बाद में देखने को मिलता है, और कुछ चीज़ें या कुछ कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर कंडीशन आने के बाद अराइज होती हैं। जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था और उसके चलते हुए भारत सरकार या कोई भी सरकार अब इंटरवेंशन करना शुरू कर चुकी थी कि यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सब बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत सारे टर्म 1929 को देखने के बाद इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा टर्म्स हमें देखने को मिले, जैसे डेफिशिएट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी मैनेजमेंट, ये सब टर्म्स। ओके, नाउ ये तो हमने देख लिया कि डिप्रेशन क्या होता है, डिमांड भी कम, इन्फ्लेशन भी कम। रिकवरी में क्या होता है, लो प्रोडक्शन फेज माइट बी डिप्रेशन, रिसेशन और स्लो डाउन, कि प्रोडक्शन कम होना, डिप्रेशन, रिसेशन, स्लो डाउन कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट कुछ सॉल्यूशन निकालती है ताकि डिमांड को बढ़ाया जाए। डिप्रेशन में क्या था, डिमांड कम हो रही थी ना, डिमांड को बढ़ाया जाना, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना, तो अल्टीमेटली रिकवरी होने लग जाती है। तो उसी फेज़ को रिकवरी कहते हैं। इसकी मेजर ट्रेड्स, आप कैसे पता चलेगा कि किसी एक इकोनॉमी में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है? बहुत सिंपल है यार, इसमें कोई, मैंने जैसा पहले बोला, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि डिमांड बढ़ जाना, डिमांड बढ़ेगी तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो प्रोडक्शन है जहाँ पर और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहली बात महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो बोरोइंग चीपर हो जाएगी इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, जैसा हमने, अब आप कहोगे यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बोरोइंग जो उधारी है वो सस्ती कैसे हो जाएगी कि लोग लोन में लेना पसंद करेंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, मैं कहूँगा मैं इसमें नहीं समझाऊंगा, आप इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाली इससे पहली वीडियो है इसी चैनल पर, उसको देख लीजिए, 1.5 घंटे की क्लास है, आपको समझ में आ जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से बोरोइंग कैसे चीपर हो जाती है। ओके, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ना, नई रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना, तो वही रिकवरी हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, रिकवरी कहते हैं। फिर ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, रिकवरी का बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं 1997 से 2002 के बीच में हुआ था। ओके, नाउ अब आ जाता है बूम। एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड बूम। मतलब बहुत अच्छा इकोनॉमी चल रही है, जितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे भी तोड़ फोड़ रही है इकोनॉमी, बहुत अच्छा सा काम कर रही है, तो उसे कहते हैं बूम। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर माइट पुट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज सच विच द इकोनॉमिक सिस्टम फेल्स टू डाइजेस्ट। मतलब ऐसे ऐसे मेजर्स सरकार लेती है या प्राइवेट सेक्टर लेती है, उसके बाद ऐसा को बोलते हैं ना, किसी का धंधा मंदा चल रहा है बट किसी का धंधा बहुत फल फूल रहा है, तो उसी पर्टिकुलर टर्म को आप बूम कह सकते हो। इसमें क्या है, डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड स्पीक अप टू सच ए हाई लेवल, जिससे आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन लेवल अथाह हो जाता है। अगर आप 10 ट्रक बना रहे हैं तो उसके बदले 20 ट्रक बना दे रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है और डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, वो देखने को मिल रहा है कि हाँ डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है, हम कह सकते हैं। इसमें मार्केट फोर्सेस मिसमैच हो रही हैं,
इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई चले गया है, इकोनॉमी में भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है, जैसे शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल, लोअर सेविंग, लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं रेदर देन सेव कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो सकती है, क्रिएशन ऑफ सेलर मार्केट, ठीक है, जो बेचने वाले हैं उनकी ही मार्केट क्रिएट हो रही है। तो बूम भी हमारी हम कह सकते हैं किसी एक इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। सेविंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पेंड ही कर रहे हैं, तो इस वजह से लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड जो डेली की दिनचर्या के बेसिस पर जी रहे हैं वो भी कम हो रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, आप सेव नहीं कर रहे हो, आप स्पेंड ही कर रहे हो, तो मे बी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो सकता है। दूसरा, बूम जनरली तब आता है जब यूजुअली प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, ऐसा ही सिनारियो हमें 1996 1997 में मिला था। इन्फ्लेशन बहुत हद तक चले गया था और 8% पर मंथ, यानी कि 8% पर मंथ के रेट पर ग्रो हो रहा था। ओके, तो सरकार ने बोला था इवन द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट इकोनॉमी वाज ओवरहीट ड्यूरिंग मिड 2007, जैसा बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो सिम्टम्स क्या होते हैं ओवर हीटिंग के, वही ओवरऑल फॉल इन द डिमांड, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी ऑल्सो फॉल्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर नॉट क्रिएटेड, नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, ओवर हीट हो जाना इसका मतलब ये होता है। तो ये सब हमने देख लिया, तो उसका उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं है, बट आपको यहाँ पर जानना है रिसेशन क्या होता है और उसी में टेक्निकल रिसेशन क्या होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, और ज़्यादा उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, तो एक टर्म है रिसेशन। रिसेशन, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, फैटल फॉर इकोनॉमी एज दिस में लीड टू डिप्रेशन इफ नॉट हैंडल्ड विथ केयर एंड टाइम। रिसेशन डिप्रेशन में बदल सकता है अगर उसके लिए अच्छे स्टेप्स नहीं लिए गए तो बाद में फेल होने के बाद। ठीक है, बट माइल्ड टाइप का या माइल्ड फॉर्म का डिप्रेशन इसे आप कह सकते हो। यूएस में जब सब प्राइम क्राइसिस चल रहा था तो उसमें हमें देखने को मिला था कि सीवियर रिसेशन देखने को मिल रहा है। अब सब प्राइम क्राइसिस हुआ क्या था, बहुत सिंपल है। यूएस उसमें ये चाह रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कि लोगों को लोन देना चाहिए और लोगों को घर बनाना चाहिए। तो यूएस ने ऐसे ऐसे लोगों को भी लोन दिया था जिसको यूएस की जो बैंक थी उनको पता था कि ये लोग लोन चुका ही नहीं पाएंगे कभी। इंटरेस्ट रेट तो छोड़ो, जो प्राइमरी जो अकाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी नहीं चुका पाएंगे। तो इस वजह से सिंपल सी बात है, बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इसी पूरे जो ऑलमोस्ट इंसिडेंट हुआ था उसी को सब प्राइम क्राइसिस बोला गया था। तो इस दौरान हमें देखने को मिला कि जनरल डिमांड कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है। तो मैं कहूँगा सभी चीज़ों में ये सेम ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो बस आपको इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को रेस्क्यू करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देता है। आपके जो डायरेक्ट टैक्स है, स्पेशली इनकम टैक्स, डिविडेंड, इन सब को कम कर देता है। ओके, सैलरीज रिवाइज की जाती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स सच एज कस्टम ड्यूटी टैक्स ये भी कम करता है। मतलब सरकार रिकवर करने का सोचता है। ठीक है, तो सरकार क्या क्या स्टेप लेती हैं ये पूछा जा सकता है कभी कभी। गवर्नमेंट यूजुअली गो ऑन टू फॉलो ए चीप मनी पॉलिसी, मतलब अच्छे सस्ते दामों में आपको इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट रेट कम कर देना ताकि आप और ज़्यादा बैंक लोन लो और ज़्यादा इन्वेस्ट करो। ओके, नाउ उसके बाद है टेक्निकल रिसेशन, जिस सब के लिए आप लोग रुके थे। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, जनरली आप इस पूरे चैप्टर को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, कुछ कुछ टर्म्स समझने हैं बस। ठीक है, जो कि एक्चुअल में ये न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के बिजनेस आर्टिकल में कभी कभी पूछा जाता है। तो उस समय ये टर्म्स को पता होना चाहिए अगर आपको न्यूज़ समझनी है। तो टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो, इस बार पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने डिफाइन किया है रिसेशन को, रिसेशन टेक्निकल ऑल्सो। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर 2 क्वार्टर के बीच में जो जीडीपी है लगातार कम हुए तो उसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो ज़्यादा दिमाग आपको लड़ाना ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये कहते हैं कि किसी एक इकोनॉमी में 2 क्वार्टर में, पहले और दूसरे क्वार्टर में भी जीडीपी
कम देखने को मिले, गिरते ही देखने को मिले, रिकवर नहीं कर रही है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को टेक्निकल रिसेशन कहेंगे। और ये अभी टेक्निकल रिसेशन कोविड-19 में भारत में देखने को मिला था। ओके, टू डिक्लेयर ग्लोबल रिसेशन इन द एजेंसी गो इनटू द डाटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। बस इस पर क्या देखते हैं, ऑयल की डिमांड कितनी है, रोजगार कितना है, इस बेसिस पे पता लगाया जाता है। जैसे ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉलिंग बिलो 2.5% कंसिडर्ड एट टेक्निकल रिसेशन, और 2.5 थ्रेशोल्ड ग्रोथ फॉर टेक्निकल ग्लोबल रिसेशन। मतलब ग्लोबल ग्रोथ रेट अगर 2.5% तक गिर जाए तो उसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। फिर आता है ग्रोथ रिसेशन, वही होता है, देखिए इतना ज़्यादा अलग अलग टर्म तो आएंगे, सभी को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। इकोनॉमी दैट इज़ ग्रोइंग एट सच ए स्लो पेस दैट मोर जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट देन आर बीइंग एडेड। ठीक है, द लैक ऑफ जॉब क्रिएशन मेक्स इट फील एज इफ द इकोनॉमी इज इन द रिसेशन इवन दो द इकोनॉमी इज स्टिल एडवांसिंग। तो ग्रोथ रिसेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। इकोनॉमी इतने स्लो पेस में ग्रो हो रही होती है दैट मोर जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट देन बीइंग एडेड। मतलब इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, देखो ग्रोथ रिसेशन नाम से ग्रोथ आया है, तो इकोनॉमी बढ़ तो रही है, बट जिस हिसाब से जॉब प्रोड्यूस होनी चाहिए, रोज़गार प्रोड्यूस होना चाहिए, उस हिसाब से रोज़गार प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, और ऐसा हमें 2002-2003 में भी देखने को मिला था। द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी वॉज इन फेज ऑफ ग्रोथ रिसेशन दैट इज़ इन स्पाइट ऑफ गेन्स इन द रियल जीडीपी, जॉब ग्रोथ वॉज ईदर नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है पर जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ रिसेशन। डबल डिप रिसेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है, रिसेशन का ही आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसे डबल डिप रिसेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, डबल डिप रिसेशन रिफर्स टू ए रिसेशन फॉलोड बाय शॉर्ट लिव्ड रिकवरी फॉलोड बाय अनदर रिसेशन। मतलब रिकवरी हुई, एक वक्त के लिए लगा, रिकवरी हुई, बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर रिसेशन फिर से आ जाता है। एक बार हल्का सा ग्रोथ होने के बाद फिर से नेगेटिव आ जाना, उसे डबल डिप रिसेशन कहते हैं। ऐसा रिसेशन का कॉज क्या है, डिमांड में स्लो डाउन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अचानक से कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन कम हो गया तो रिकवरी देखने को मिल रही थी, अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो उसी को डबल डिप कहते हैं। और कभी कभी ट्रिपल डिप और उससे भी वर्स्ट सिनारियो देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा हमने आज का पूरा जो चैप्टर पढ़ लिया है वो बिजनेस साइकिल के बेसिस पर पढ़ लिया है, जहाँ पर डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये हर चीज़ कर लिया है। हल्के हल्के से बारे में पढ़ लो ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। बस यही चीज़ें हैं और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।